नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने हिस्ट्री का फिर से दोबारा आप लोग के सामने पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। देखिए किस तरह बनता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने बता चुका है आप लोग उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? ट्रिक के साथ बताया जा रहा है, चलिए देखिए 37 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये लोथल किस नदी के किनारे है, आप लोग बताइए। तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है? तो याद रखेंगे, लोथल है किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। देखिए, कोई रोता कब है, कब रोता है कोई? भोगता है। और भोगता कब है? गलत काम करता है ना, तो वो भोगता है लास्ट में। तो लास्ट में क्या होता है? तो भोगता है तो क्या होता है? रोता है, उसको लोर गिरता है, नदी की तरह लोर गिरता है। बहुत ज़्यादा भोगेगा तो रोएगा, लोर गिरेगा। लोर गिरेगा कितना? नदी की तरह लोर गिरेगा। तो याद रखेंगे इससे क्या? भोगावा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? बस याद करने के लिए कोई ट्रिक होना चाहिए दोस्त, जल्दी से याद हो जाएगा। आप लोग याद करते रहिएगा। सिंधु सभ्यता में मुहरे बनता था, तो सेल खड़ी का। सिंधु सभ्यता में मुहरे बनता था किससे? सेल खड़ी का। सिंधु सभ्यता में मुहर, तो मुहर रहेगा, मुहर मतलब पैसा भी पहले मुहर का ही चलता था। मुहर दो कोई सामान, तो कोई सामान अगर सेल करना होगा था तो सेल करते थे, तो उससे क्या लेते थे हम लोग? मुहर लेते थे। मुहर माने सोना का मुहर होता था, हर चीज का मुहरे चलता था। पहले सोना का ही ज़्यादा चलता था, अब तो उतना सोना का नहीं चलता है। तो हम लोग सेल कोई भी सामान करते थे तो किससे करते थे? तो सिंधु सभ्यता में मुहरे बनता था किससे? याद रखेंगे, सेल खड़ी से। मुहरे रहेगा तभी कोई सामान सेल होता था, नहीं तो नहीं। मुहरे दो तभी हम सामान सेल करेंगे, कहा जाता था कि मुहरे दो तभी हम सामान सेल करेंगे, ठीक है? आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? दो स्तरीय। दो स्तरीय कैसा था? दो स्तरीय। देखिए, हड़पता है ना कोई, तो अपना तो घर के चक्कर में अपना तो घर के हड़पबे करता है, दूसरा का भी हड़प लेता है, यानी दो लोगों का भी हड़प लेता है, तो उसको दो गो हो गया ना। बोलिए, तो दो स्तरीय हो गया। क्या याद रखेंगे? दो स्तरीय। अपना तो वो हड़प के रखा ही रहता है, अपने में तो किसी को देता नहीं है, लेकिन बगल वाले कभी हड़पने के चक्कर में रहता है। तो हड़प्पा कैसा? दो स्तरीय, यानी दो स्तरीय हो गया, ठीक है? चलिए आगे की ओर ध्यान देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की था हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। देखिए, जो हड़पता है ना, उसको भगवान सजा देते हैं। मोहन, मोहन माने कृष्ण भगवान का नाम क्या था? मोहन था। कृष्ण भगवान का क्या नाम था? मोहन था, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी तो किसे कहा था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है? तो ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? याद रखेंगे हम लोग, अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो बताइए आप लोग जल्द से जल्द, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक था, ठीक है? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक। चलिए, तो आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? याद रखेंगे, मौर्य वंश का शासक। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अशोक जो राजा था कुछ हद तक सही था, ठीक है? कुछ हद तक सही था। जब युद्ध युद्ध किए तो युद्ध में वे क्या हो गए? थोड़ा सा मोहदय आ गया, मोहदय उनको आ गया था। तब म से अशोक को मोहदय बहुत आ गया था, इसलिए म से याद रखेंगे मौर्य। या फिर कोई कहेगा, किससे पूछेगा कि आप कैसा राजा बनना चाहते हैं, तो कहेगा कि मैं जो है अशोक की तरह राजा बनना चाहता हूँ, ठीक है? तो अशोक याद रखेंगे मौर्य वंश का शासक था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? सोना के काल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे मौर्य काल। तो देखिए, भारतीय इतिहास के कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मान मान लीजिए बोलेगा कि सोना लाओ, सोना कोई लेगा, तो आप बोलिएगा मैं लूँगा सोना। सोना आजकल हर कोई लेना चाहता है,
हर कोई आजकल सोना लेना चाहता है, तो स्वर्णकाल के नाम से याद रखिएगा मौर्यकाल। मैं लेना चाहता हूँ, मेरे अलावा के लेगा? कोई नहीं ले सकता। याद रखेंगे मौर्यकाल। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रस्ति की रचना हरिसेन ने की। ठीक है, प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की? तो कैसे बताएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? हरिसेन। अब कैसे? तो प्रयाग माने प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग माने प्रयागराज। तो प्रस्ति माने हरि से प्रयास करिएगा जीतने के लिए तो जीत पाइएगा। भगवान हरि से प्रयास कीजिएगा तो जीत नहीं पाइएगा। कोई प्रयागराज में प्रयास करेगा तो हरि को भी पा सकता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन। याद रखेंगे क्या? हरिसेन। क्या याद रखेंगे? हरिसेन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो याद रखेंगे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मौर्यकालीन। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, तो इसको कैसे, चलिए तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, मौर्यकालीन रावण जो था टकटकी लगाए बैठा था क्या? सीता जी को लेने के लिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा जब लक्ष्मण रेखा जब था तब तो वो उसके अंदर नहीं घुस रहा था, यानी नहीं जा पा रहा था। वो टकटकी लगाए बैठा था कि कब सीता जी बाहर निकले। तो याद रखेंगे टकसाल से प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान तो लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा से लक्ष्मण। ठीक है, चलिए बस याद करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आगे देखिए, रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो रजत रंगनी के लेखक है कलहन। ठीक है, रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन। ठीक है, तो राजत रंगिनी कैसे याद रखेंगे? चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, तो राजत रंगिनी माने रंगीना माने रंगीला, रंगीन समय। तो जब रंगीन समय होगा और घर में कलह हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो राजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन। रंगीन रहेगा मिजाज और घर में कलह हो जाएगा तो सब काम खराब हो जाता है, सब मुंड बिगड़ जाता है, इसलिए याद रखेंगे क्या? कलहन। और शास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? और शास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, और शास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। ठीक है, तो इसको अपने से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो 4वीं शताब्दी के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो पाक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, यही ना? पाक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पाक माने होता है शुद्ध। तो पतंजलि देखिए, पतंजलि जो गुरु रामदेव बाबा जो हैं वो अपना सारा जो सामान होता है उसके बारे में क्या कहते हैं? पाक है, यानी शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। मेरा देसी घी शुद्ध है, हर चीज़ शुद्ध है उनका, तो बोलते हैं शुद्ध है। याद देंगे पतंजलि के महाभाव की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाक मौर्य काल की। माने कहते हैं, काल माने समय होता है, तो कहते हैं कि इस काल में मेरा जो सामान है कोई भी वो शुद्ध आता है, इसलिए इसी को खाओ। तो हम लोग क्या मारेंगे? पाक मौर्य काल की। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बता सकते हैं? तो कौटिल्य। आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र, आजकल शास्त्र जो जानता है
वह बहुत ही महान है। नहीं तो हर कोई क्या पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो काटने के लिए दौड़ेगा। क्या करेगा? काटने। कौटिल्य, कौटिल्य बना देगा। शास्त्र की ज्ञाता नहीं रहिएगा, मैंने पढ़ा लिखा नहीं रहेंगे तो हर कोई लगेगा कि काटने दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। तो कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस से था? बिंबिसार, बिंबिसार का संबंध किससे था? ठीक है, तो हर्यक से। बिंबिसार का संबंध किससे था? संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो याद रखेंगे क्या? हर्यक वंश से। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। याद आगे की ओर हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग जल्दी से। समुद्र गुप्त। क्या याद रखेंगे? समुद्र गुप्त। ठीक है, तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्र गुप्त। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भारतीय जो शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। चलिए तो याद रखें कैसे? तो देखिए, नेपाल कैसे जाया जाता है? समुद्र के रास्ते जाते हैं? नहीं। ठीक है, समुद्र के रास्ते नहीं जाते हैं। नेपाल जाने के लिए समुद्र का रास्ता नहीं है। तो याद रखेंगे समुद्र गुप्त। ठीक है, नेपाल जाने के लिए हम लोग का समुद्र का रास्ता नहीं है, हम लोग जमीन से ही जा सकते हैं। एक कोसी नदी है वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बोलिए। तो मगध। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? चलिए तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महाजन सबसे पहले क्या रखते थे? गधा रखते थे। मगध, गध रखते थे, मगध रखते थे। मगध माने गधा रखते थे सामान लाने के लिए। महाजन सबसे पहले क्या रखते थे? सामान लाने के लिए, ढोने के लिए बहुत ज़्यादा गधा रखते थे, गधा। ठीक है, मगध याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ठीक है, तो याद रखेंगे 13वां। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ठीक है, तो याद रखेंगे कौन में? 13वां में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजरोहण तिथि कब हुई? कनिष्क की राजरोहण तिथि माने कनिष्क राजा कब बना, कब गद्दी पर ये बैठा? ठीक है, बोलिए क्या हम लोग? तो बोलिए 78 ईस्वी। ठीक है, कनिष्क की राजरोहण तिथि कब हुई? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, धम्म महापात्रों को नियुक्ति किसने किया था? 55 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म महापात्रों को नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक। याद रखिएगा अशोक। देखिए अशोक जो था, अशोक जो राजा थे, वो धर्म, कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। तो धर्म अपनाने में राजा में अशोक, अगर धर्म से धर्म की बात आ जाए तो मारेंगे क्या? अशोक। धम्म महापात्रों में किसने नियुक्त किया था? अशोक। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है, क्या कहा गया है? ठीक है, तो गणसंघ कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्त? यहाँ पे गणसंघ कहा गया है। ठीक है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को गणसंघ। वज्जी माने किसको बुलाया जाता था? भज्जी। भज्जी किसको बुलाता था? कौन क्रिकेटर था किसी को भज्जी बोला जाता था? याद रखना वज्जी। तो उसको रन की गणना किया जाता था, वो बॉलर था, कितना रन दिया, तो गन संग, गणना किया जाता था, संग सब लोग गणना करते थे कितना रन दे रहा है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहता था? गण संघ। और ग्रंथ संघ में चलता है। ग्रंथ जो है सामाजिक
सामाजिक ग्रंथ, जो समाज का जो ग्रंथ होता है वो गणसंघ में माने सबको लेकर चलता है। ठीक है, सबको साथ पे चलता है, सबके पास रहता है, जो मांगता है उसको मिल जाता है। इससे भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद माने जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। ठीक है, और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद, पद माने जन माने लोग, और पद माने पैर। तो मतलब कि जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ अपना पैर रखते हैं, जहाँ पे रहते हैं हरदम, वे, और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो पैर जहाँ रखेंगे वही ना घर बनाएंगे, जहाँ मतलब कि हरदम रहते हैं वहीं पर न बैठेंगे, उतरेंगे तो पैर रखेंगे। तो इससे भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। पद चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ठीक है, तो बी और सी यानी चांदी के और तांबे के। पद चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। तो चांदी के और तांबे के। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन। ठीक है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे ना। तो बौद्ध धर्म का कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। उदयन। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। देखिए, कोई लड़का था जब पटना गया था, लेकिन वो उसका सामान नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। जो सामान लेने गया था पटना, उसको वो सामान क्या हुआ, नहीं मिला, तो वो हो गया उदास हो गया। ठीक है, स्थापना पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की। तो उदयन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो ये तो आप लोग को याद होगा कि मेगास्थनीज। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, इंडिका की स्थापना किसने की, इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ये तो आप लोग को पता है कि अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत माने धर्म यानी धर्म, तो अशोक। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम बताइए। तो ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम बताइए। तो ऋषभदेव। देखिए जैन, तो जहाँ देखिएगा वहाँ ऋषि रहते थे पहले। ऋषि रहते थे कि नहीं रहते थे। जहाँ देखिएगा वहाँ ऋषि रहते थे पहले बहुत ज़्यादा ऋषि महर्षि रहते थे। तो याद रखेंगे जैन धर्म, तो जैन धर्म पहले का ही है, तो इसे ऋषभदेव। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, आप लोग को मालूम ही होगा कि 261 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। अजात शत्रु। ठीक है, देखिए जो शत्रु होता है, जो हम लोग का शत्रु होता है, वो फूट डालने का काम करता है। फूट डालने का काम करता है। क्या करता है, फूट डालने का काम करता है। जो शत्रु होता है वह क्या करता है, फूट डालने का काम करता है। ठीक है, तो जो शत्रु होता है क्या करता है, फूट डालने का काम करता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था। तो याद रखेंगे हर्यक। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था। तो हर्यक। तो मतलब हर्यक से कैसे याद रखेंगे कि वैद्य के पास, अच्छा वैद्य के पास जाना चाहिए ना, तो हरकले रहना चाहिए। हरकने मतलब कि डर के रहना चाहिए। ठीक है, कि वैद्य अच्छा होगा तो इलाज अच्छा होगा, और वैद्य अच्छा नहीं होगा तो इलाज अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग।
ठीक है। तो कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो बताइए। तो रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील। तो देखिए, जब भगवान कृष्ण रुद्र अवतार ले लेते थे, मतलब कि बहुत ही रुद्र अवतार माने गुस्सा वाला अवतार, तो सुदर्शन चक्र से क्या करते थे? हर किसी का मूड़ी उतार देते थे, हर किसी का मूड़ी काट देते थे। कब? जब रुद्र अवतार लेते थे तब। किससे? सुदर्शन चक्र से। उनका चक्र का नाम क्या था? सुदर्शन चक्र नाम था। ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के समीप किया था? ठीक है, संगम पर की थी। किस संगम पर की थी? तो 68 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी के संगम पर, मतलब कि गंगा, सोन, पुनपुन। ठीक है, सभी को याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है आप लोग के सामने। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ठीक है, बताइए किस शासक को जाता है? बोलिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? स्कंद गुप्त। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? स्कंद गुप्त। ठीक है, समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंद गुप्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कौन है? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। ठीक है, नेपाल में जाने के लिए क्या है? समुद्र का रास्ता नहीं है, याद रखेंगे इसे नेपोलियन। अब पूछ देगा नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त। नेपाल जाने के लिए क्या है? समुद्र का रास्ता नहीं है दोस्त, जमीन है, रोड है। ठीक है, किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है दोस्त? बताइए। 21 क्वेश्चन नंबर। तो प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। ठीक है, किस अभिलेख में? तो प्रभावती भूमिदान, जब किसी को लोग भूमिदान करते हैं वो प्रभाव पड़ता है किसका? प्रभाव किसका पड़ता है? साधुओं का प्रभाव पड़ता है, तभी लोग भूमिदान करते हैं। किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है तभी लोग क्या करते हैं? भूमि को दान करते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे थोड़े भूमि कोई दान करेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 72 नंबर, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? कौन काल का है? बताइए दोस्त, कौन काल का है? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन काल का। क्या है दोस्त? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन, जिनके पास बहुत सारा वाहन रहता है। बहुत सारा वाहन मतलब कि वाहन बहुत सारा रहेगा तो वो धनी मनी होंगे, तो वहीं लोग ना भूमि अनुदान करेंगे, भूमि अभिलेख रखेंगे, भूमि का प्रमाण रखेंगे। बोलिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, 510 ईस्वी में सती प्राप्तता के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? बोलिए दोस्त, कहाँ मिला? एरन, एरन सागर मिला। एरन यानी सागर, एरन यानी कोई जगह होगा, वहाँ पे मिला। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो ये तो आप लोग को याद ही होगा कि अशोक कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते। किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास के लिए का सलाध्य प्रयास किया है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। क्या दोस्त? देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। ठीक है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास का सलाप किया था? देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। ठीक है, किस विद्वान? तो विद्वान कब होता है? जब उसको
देव यानी राम जी के देवता यानी राम या कृष्ण का बहुत सारा आशीर्वाद भंडार के रूप में मिला हो, तभी वो विद्वान बन सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में 75 के आगे से क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्त, तब तो मोटिवेशन मिले।